गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 85 अ लीड थ्योरी, जिसमें हम देखेंगे प्रेटो एंड मॉस्का और सी राइट मिल्स की थ्योरीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो क्लास, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। जैसे हमने स्टीवन लूक्स की थ्योरी को डिस्कस किया था, मैक्स वेबर की थ्योरी को डिस्कस किया था। तो अब हम उसमें चलते हैं आगे, एलीट थ्योरी। तो जिसमें हम तीनों एलीट थ्योरी डिस्कस करेंगे, और जो इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें मैं रॉबर्ट माइकल जी की जो थ्योरी है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थ्योरी इसी थ्योरी से, एलीट थ्योरी से ही लिंक्ड है। फिर हम इसके क्रिटिसिज्म में देखेंगे जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है, तो वो देखेंगे, एक मार्क्सियन थ्योरी देखेंगे हम। तो इस तरह हम थ्योरी का जो पावर का कंसेप्ट है बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैनर से समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो एलीट थ्योरी है, जो एलीट थ्योरी पावर की है, तो वो क्या कह रही है? तो जो एलीट थ्योरी है, एक मिनट क्लास, जो एलीट थ्योरी पावर की पॉलिटिकल थ्योरी कहती है, भी कुछ लोग हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जो क्या करते हैं, जो सारी पावर को अपने हाथ में कंसंट्रेट करके रखते हैं। तो मतलब ये क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलीट्स। तो जो कुछ लोग जो के पावर को अपने हाथ में उन्होंने ले लिया, तो ये यही लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने इन्फ्लुएंस से अपने काबू में रखते हैं। और जो डिसीजंस लेते हैं, ये लोग जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, डिसीजंस लेंगे, तो वो सारी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को जो है अफेक्ट करती है। एलीट थ्योरी जहाँ तक भी बोलती है, जो डेमोक्रेसी है, जो हम कहते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, तो ये सब एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। क्योंकि जो एक्चुअल में पावर है डेमोक्रेसी में भी कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाती हैं। और जैसे कि वो पॉलिटिशियंस हो गए, या फिर कुछ बिजनेसमैन जो उन पॉलिटिशियंस के इलेक्शन को फंड कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का लीड थ्योरी बताती है। तो अब हम इसको धीरे धीरे समझेंगे। तो जो क्लासिकल लीड थ्योरी है वो बोलती है, जी विल्फ्रेडो प्रेटो एंड गैएटानो मॉस्का, तो ये दो लोग थे जो इटालियन स्कॉलर थे। तो इन्होंने लीड थ्योरी का कंसेप्ट दिया, तो हम दोनों को समझेंगे। जो प्रेटो की थ्योरी थी, प्रेटो ने दी थी सर्कुलेशन ऑफ लीड थ्योरी। तो जहाँ पे क्या कहते हैं, प्रेटो का कहते हैं भी हमेशा जहाँ पे दो तरह के लीड्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये आपस में लड़ते रहते हैं। पहले कभी ये एलीट आ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर कोई सोसाइटी में फ्लक्स होगा इस तरह, फिर दूसरे लीडर प्लेस कर देंगे। तो इस तरह सोसाइटी में एक स्ट्रगल चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस संघर्ष चलता रहता है भी कौन एलीट पावर को कैप्चर करेगा। इसकी मैं एक बड़ी अच्छी आपको डायग्राम बताता हूँ, जैसे कैसे एलीट्स वो होते हैं। आपको पता है इंडिया में जब मेडिएवल टाइम्स में क्या था, सल्तनत पीरियड था। तो उस टाइम देखिए, जो कहीं दूर उज्बेकिस्तान में बाबर, आपको पता है बाबर के लिए कितना ज़्यादा हार्ड टाइम था, क्योंकि हमने कभी बाबर का जो इतिहास था वो नहीं पढ़ा। क्योंकि हम तो सिर्फ देखते भी वो पानीपत की लड़ाई में जीत जाते, और उसमें जहाँ से पानीपत की लड़ाई में जीत गए और मुगलों का रूल शुरू हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो बाबर था, उसको जो उज्बेकिस्तान में समरकंद था वहाँ से निकाल दिया था। कुछ टाइम ये एग्जाइल में रहे, तो मतलब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम में रहे ये। तो हार्ड टाइम ने इसको क्या बनाया, स्ट्रांग बनाया। फिर ये आए इंडिया में, इन्होंने अपना एक मुगल एम्पायर किया। तो हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रांग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, तो गुड टाइम्स आए। लेकिन जब अच्छा टाइम होता है तब वहाँ पे क्या होता है, लोग जो इनके रूलर थे, आप देखोगे औरंगजेब के बाद जो रूलर थे सब
उसमें हो गए थे, मतलब वीक हो गए थे, क्योंकि उनको था भी ये तो हमारी अब दादा परदादा की बनाई हुई है, ये तो सारी उम्र चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वीक मैन क्या कर देते हैं, हार्ड टाइम क्रिएट कर देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे अगर आप देखोगे, इससे एक बहुत बढ़िया लर्निंग भी है लाइफ की। कुछ लोग क्या होते हैं, लाइफ में थोड़ा सा हार्ड टाइम आया घबरा जाते हैं, लेकिन जब भी आपकी लाइफ में हार्ड टाइम आए, जब भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आए, तो मतलब आपको मतलब खुश होना चाहिए भी मेरे साथ अब कुछ अच्छा होगा जब मैं इस हार्ड टाइम को, इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करूँगा। आज मैं आपके सामने, मतलब जैसे कि मैं अपनी लाइफ के कई एक्सपीरियंस ऐसे जे मैंने, जैसे कुछ चीज़ें तो होती हैं, लोग ना पढ़ी पढ़ाई बोलते हैं, लेकिन जो जो मैं लाइन है, ये जो मैं कह रहा हूँ, हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, ए स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, तो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में जो देखी है। मतलब आज मैं यूपीएससी, जो इंडिया का प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, तो मैंने जो थ्री टाइम्स क्रैक किया है। तो ऐसा नहीं था भी मेरे को कोई, मेरे घर पे कोई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं फर्स्ट जनरेशन ब्यूरोक्रेट हूँ। तो लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसे हार्ड टाइम्स आए जो मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, वी आर आई विल ओवरकम देम। तो वो चीज़ें थी। तो इसलिए आपको भी एक्सपीरियंस इससे एक बहुत अच्छी लर्निंग है। और जो लाइफ में सिर्फ ऐसा नहीं है भी यूपीएससी प्रेपरेशन तक है, जी पूरी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में आपके जो लर्निंग बहुत काम आएगी। तो अब हम अपना लेक्चर इसी से आगे देखते हैं। तो विजय के जो जो प्रेटो है वो क्या कह रहे हैं। तो प्रेटो कह रहे हैं, मतलब जो दो तरह के एलीट हैं, जो एलीट सर्कुलेट करते रहते हैं, फॉक्सज एंड लॉयंस। तो अगर आप देखोगे भी जो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन थी, जो इन्होंने एक कोट सुनी थी जो ग्रीक पोइट की, आर्कोलस। तो उसने कहा था द फॉक्स नो मैनी थिंग्स बट हेजहॉग नो ऑन वन थिंग। तो इससे इंस्पायर्ड है भी फॉक्सेज एंड लायंस दो तरह के एलीट हैं। तो इसमें जिस तरह आप देखोगे, तो ये डायग्राम जो नितिन सांगवान सर की बुक से ली है मैंने, तो आप इसमें देख सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे, ये वाली डायग्राम आप कर सकते हो। जो रूल्ड मास्टर्स हैं वो तो अपना मस्ती में हैं, वो तो अपना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऊपर रूलिंग माइनॉरिटी है, ये तो मेजॉरिटी में आ गए। जो रूलिंग माइनॉरिटी है, लॉयंस, एक एक अब मैंने बताया था ना, एलीट 1 और एलीट 2। तो जो प्रेटो ने क्या कहा, जो एलीट 1 है वो कौन है, लॉयंस, और एलीट 2 कौन है, फॉक्सर्स। तो जो आपस में जो लड़ते रहते हैं, कभी लॉयंस डोमिनेट करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो को, कभी फॉक्सर्स डोमिनेट करेंगे। तो ये इन्होंने जो मैंने बताया था भी, जो ड्राइव थी, तो यही था भी, मतलब जो जंगली चूहा होता है, कांटों वाला चूहा, तो इसको सिर्फ एक चीज़ पता है, मुझे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जो बॉल बन जाता है ताकि कोई इसको खा ना जाए। लेकिन फॉक्स को बहुत चीज़ें पता होती हैं, फॉक्स तेज भागेगी, मतलब अलग अलग चीज़ें अपनाएगी भी, इसको बचना है। तो फॉक्सेस नो मैनी थिंग्स बट हैजहॉग नो वन थिंग। तो हम देखेंगे भी इससे कैसे ये इंस्पायर्ड है। तो हम देखेंगे भी फॉक्सेस कैसे कनिंग होती हैं, कैसे डिप्लोमेसी यूज करती है, और लॉयंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसको हम आगे इलेबोरेट करते हैं। तो फॉक्सेस क्या हैं, दीज लीड्स अडेप्टेबल, कनिंग, skilled in navigating complex situations. They are often associated with diplomacy, strategy, intellectualism. और फॉक्सेस क्या कहते हैं, मोर लिबरल एंड एम्ब्रेस चेंज, प्रेफरिंग टू अडेप्ट न्यू सर्कमस्टेंसेस रेदर देन मेंटेन स्टेटस को। तो ये फॉक्सेस की कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो अडेप्ट कर लेती हैं सिचुएशंस को, कनिंग होती हैं, मतलब डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और दे प्रेफर टू चेंज, सोशल चेंज के लिए वो करती हैं, उनको स्टेटस को नहीं चाहिए। जैसे कि इसकी बढ़िया एग्जांपल जो आप देखोगे, जो यूएस प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उन्होंने देखो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम हमने देखा है, जब भी कोई इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आती है, थोड़ी सी नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए तो सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन आप देखिए, जहाँ पे तो पूरा ग्रेट डिप्रेशन, मतलब सबसे बड़ा जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, लेकिन जहाँ पे देखिए जो अपना उन्होंने फ्रैंक रूजवेल्ट है, तो उन्होंने अपनी एक जो फॉक्स वाला एक करेक्टर दिखाया,
और उसी टाइम अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर टू की भी तैयारी हो रही थी, वर्ल्ड वॉर वन से अभी अभी उभरे थे और वर्ल्ड वॉर टू का भी सिनेरियो तैयार हो रहा था। तब ये क्या लेके आए, न्यू डील। तो न्यू डील में कुछ पॉलिसीज थी जिन्होंने सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए, जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप होमवर्क देख लीजिए, भी इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा भी क्या थी न्यू डील और क्या चेंजेस आए। लॉयंस क्या है, पावरफुल, डिसीजिव, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ऑफन एग्जाम्पलीफाइंग ट्रेडिशनल लीडरशिप क्वालिटीज। ये मतलब जो लॉयंस की क्वालिटीज हैं, तो जो लॉयन लीड्स हैं तो कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब पिछले जो वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपहेल्ड करना चाहते हैं, चेंज को रजिस्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं ऑर्डर और स्टेबिलिटी को। तो जो लॉयंस होते हैं वो ज़्यादातर किस पे अपना वर्क लेते हैं, स्ट्रेंथ, क्रिज्मा और अथॉरिटी। तो इसकी एग्जांपल है जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट थैचर। तो उनकी जो आप देखोगे कंजर्वेटिव लीडरशिप थी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज भी लेकर आए जैसे कि डी रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, रिड्यूसिंग द पावर ऑफ लेबर यूनियन एंड एम्फेसाइजिंग ट्रेडिशनल और इकोनॉमिक सोशल वैल्यूज। और इसी को हम अगर देखोगे जब आइडियोलॉजी में हम देखेंगे, इन्होंने नियो लिबरलिज्म के भी इनको वो बोलते हैं, नियो लिबरलिज्म। तो इन्होंने मार्गरेट थैचर ने नियो लिबरलिज्म भी लेकर आए थे। तो जो पॉलिसी क्या है नियो लिबरलिज्म और लिबरलिज्म से कैसे डिफरेंट है, तो ये भी आपका एक होमवर्क है, तो इसको भी आप देखिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो आइडियोलॉजी इस चैप्टर का आपका एक टॉपिक है तो मैं उसमें भी ये कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा प्लेटो क्या कहते हैं, कुछ एलीट होते हैं गवर्निंग एलीट। जैसे देखो प्लेटो ने एलीट्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन दी, एक तो लॉयंस एंड एक फॉक्सेस। उसके बाद भी एक प्लेटो ने एक अनदर क्लासिफिकेशन दी, गवर्निंग एलीट और नॉन गवर्निंग एलीट। तो गवर्निंग एलीट कौन है, जो डायरेक्ट पावर को होल्ड करते हैं और डायरेक्ट जो क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, गवर्नमेंट में, मिलिट्री में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, जो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, कुछ ऐसे डिसीजन लेके आएंगे, कुछ ऐसे एक्ट लेके आएंगे जो कि शेप करेंगे आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, एंजेला मार्कल, जिन्होंने 2005 से 2021 तक एक चांसलर रहे जर्मनी के। तो मतलब जब जर्मनी के चांसलर थे तो जर्मनी की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन की भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। तो गवर्निंग लीड और भी बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, तो मैं डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूँ और हर एक चीज़ के साथ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो कंसेप्ट हैं आपके दिमाग में बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हों। नॉन गवर्निंग लीड क्या होता है, भी जिनके पास पावर तो नहीं होती बट उनके पास क्या है, वेल्थ, नॉलेज, सोशल स्टेटस और एक्सपर्टीज, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और पॉलिसीज को। तो बिजनेस में मिल जाएंगे, एकेडमिया, मीडिया, कल्चरल इंस्टीट्यूशन। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बिल गेट्स। तो बिल गेट्स अगर आप देखोगे किसी टाइम उनके पास लगातार वो टाइटल रहता था भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो अब तो वो एलन मस्क के पास चला गया, जो कि एलन मस्क काफ़ी ज़्यादा आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क के पास है। तो इनकी अगर आप देखोगे जो मलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ग्लोबल में हेल्थ इनिशिएटिव लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब पूरे ग्लोबल पे, पूरे वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे कि मैं इनकी वेबसाइट पे देख रहा था, तो उनकी वेबसाइट पे आप देखोगे इन्होंने सभी जगह अप्रोक्सीमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सर्विस ऑफ पुअर, जेंडर इक्वालिटी, पोलियो, वाटर सैनिटेशन और भी बहुत एरिया में काम कर रहे हैं। तो हम इसकी जो एक बेस्ट नॉन गवर्निंग एलीट की एग्जांपल इसको समझ सकते हैं। तो जो प्लेटो की सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी है, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, ये सर्कुलेट होते रहते हैं, तो ये क्या करते रहते हैं भी आपस में लड़ते रहते हैं। जब एक पावर में आ गया तो फिर दूसरा आएगा, वो स्टेटस को चैलेंज करेगा, फिर दूसरा उसको शिफ्ट करेगा, इस तरह आपस में एक शिफ्ट चलती रहती है। जैसे कि एग्जांपल देखोगे आप सोवियत यूनियन में, देखिए 1917 में रेवोल्यूशन हुई, क्या है आया, रशियन रेवोल्यूशन हुई, कम्युनिज्म आया, सोवियत यूनियन बना। लेकिन आप देखोगे सोवियत यूनियन भी फिर एक बार गिरा
तो उसके बाद डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की बात होने लगी। सेम थिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई, जब मोनार्की को चैलेंज किया तब क्या हुआ, रिपब्लिक की बात होने लगी। लेकिन आप देखो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन आया, उसने फिर से मोनार्की ले आए। तो इस तरह जो सर्कुलेशन ऑफ एलीट चलता रहता है। आल्दो अभी क्या है, अभी डेमोक्रेसी एक नॉर्म है, लेकिन आप देखोगे डेमोक्रेसी में भी एलीट्स पैदा हुए हैं, जैसे कि जो कि एलीट थ्योरी भी बोलती है भी कुछ लोग डेमोक्रेसी में, कुछ लोग क्या होते हैं, एलीट्स बन जाते हैं, जो कि पूरी पावर को वो एक इस तरह चलाते हैं, एक मोनार्क की तरह ही चलाते हैं। जैसे कि वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में भी आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है गैटानो मॉस्का। तो गैटानो मॉस्का भी अब यही चीज़ कहते हैं एलीट थ्योरी को, लेकिन वो उनकी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे उनका जो रूलिंग क्लास था, तो जो मॉस्का कहते हैं, जो मॉस्का ने जो क्वालिटीज आइडेंटिफाई की हैं एलीट्स में, वो कौन सी, सुपीरियर इंटेलिजेंस, लीडरशिप एबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। लेकिन जो प्रेटो की थी वो क्या थी, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स ऑफ एलीट्स। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टूडेंट्स समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं भी क्या डिफरेंस क्या है। तो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स क्या है, जैसे फॉक्सेस के क्या थे और लोआइंस के क्या थे, जो कि हमने क्वालिटीज में देखे। तो जब परेटो एलीट की बात करता है तो वो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स की बात करता है जो एलीट्स के हैं। जब मॉस्का एलीट्स की बात करता है तो कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज एलीट्स में, सुपीरियर इंटेलिजेंस, लीडरशिप एबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की बात करता है। तो जो मॉस्का एलीट थ्योरी को देता है तो उसने कुछ एजम्पशंस ली। एजम्पशंस क्या है, इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल। भी आप कितना भी इक्वालिटी की बात कर लो, कितना कह लो राम राज्य, कितना कह लो स्वराज, कितना कुछ भी कह लो, डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनइक्वालिटी आएगी, क्योंकि लोगों में क्या है, एबिलिटीज में डिफरेंस है, स्किल्स में डिफरेंस है, रिसोर्सेज की जो ऑनरशिप है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो जो माइनॉरिटी ग्रुप होंगे जिनका इनके ऊपर अपहेल्ड होगा, वो क्या करेंगे, वो टॉप पे राइज करेंगे और सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे यूएसए देखोगे कि बात करता है अमेरिकन ड्रीम की, ये वो भी, हाँ जी हमारा तो जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी है। तो ये चीज़ें, इनक्वालिटी इज इनएविटेबल। तो आप देखो जिनके पास वेल्थ, एजुकेशन या इन पे वो होगा तो वो क्या करेंगे, जो सोसाइटी के स्ट्रेटा में आप ऊपर उठ जाएंगे और बाद में वही एलीट्स बन जाएंगे। एलीट्स आर कोहेसिव। मॉस्टर क्या कहता है भी, एलीट्स के आपके जो इंटरेस्ट होते हैं कॉमन होते हैं, गोल्स भी कॉमन होते हैं, वैल्यूज भी कॉमन होती हैं। तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं ताकि, और इकट्ठे होंगे तो इजी रहेगा इनके लिए गवर्न करना और पावर को मेंटेन करना। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखोगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में एनुअल गैदरिंग होती है सभी लीड्स की, पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल लीड्स, तो वो आपस में कनेक्शन बनते हैं, आपस में कोहेसिव ग्रुप बना लेते हैं। कहते भले ही वो डिफरेंट कंट्री से हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से, बट सारे इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में फिर एक कनेक्शन फॉर्म हो जाते हैं, जो बाद में कहीं ना कहीं उनको हेल्प करते हैं पावर अपहेल्ड करने के लिए। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स कहते क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है, आप कहते हो भी जहाँ पे भी एक एलीट चेंज होगा पूरी स्ट्रक्चर चेंज होगी, कहते नहीं, स्ट्रक्चर सेम रहती है, बस एलीट रिप्लेस करते रहते हैं। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी आ गई, दूसरी आ गई। आप देखोगे इंडिया में जब कांग्रेस थी पावर में तो कांग्रेस ऐसा नहीं था, तो कांग्रेस में भी कुछ एलीट्स थे। अब बीजेपी है पार्टी में तो बीजेपी के भी कुछ एलीट्स हैं, तो रूल कर रहे हैं वो। एलीट्स एंड नॉन एलीट्स, तो मैंने जो बताया साइकिल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, तो इसी की जो बात कर रहे हैं। भी मॉस्का क्या कह रहा है, भी सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप हैं, एलीट और नॉन एलीट। तो जो नॉन एलीट हैं भले कितने भी नंबर में हो, बट उनमें क्वालिटी नहीं है गवर्न करने के लिए, इसलिए एलीट उनको सबऑर्डिनेट कर लेते हैं। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है अरब स्प्रिंग 2011 में। तो वहाँ पे आप देखोगे
मतलब अथॉरिटेरियन लीडर जो कि एक खुद में अपने आप में लीड थे, लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने रेवोल्यूशन लाई और उनको हटा दिया। लेकिन जब वो हटाया, डेमोक्रेसी तो आई, लेकिन नए एलीट्स आ गए। जैसे कि इजिप्ट में क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट हौसनी मुबारक को हटा दिया गया तो मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट्स ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो ये चीज़ वो बोल रहे हैं, लेजिटिमेसी थ्रू आइडियोलॉजी। लेजिटिमेसी थ्रू आइडियोलॉजी, तो आप देखिए, अब देखो एलीट्स का तो क्या होगा, लोग कल को रेवोल्यूशन कर रहे हैं, आप तो लीड हो, आप तो हमारे इंटरेस्ट को सुन नहीं रहे, आप तो अपने इंटरेस्ट का ध्यान रख रहे हो। तो फिर क्या होती है, वो अपने रूल को जस्टिफाई कैसे करते हैं, लेजिटिमेट कैसे करते हैं, थ्रू द आइडियोलॉजीज। तो कुछ आइडियोलॉजीज को प्रमोट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कम्युनिस्ट कंट्री है, सोवियत यूनियन, चाइना, तो इन्होंने क्या किया, आइडियोलॉजी को वो स्प्रेड किया कम्युनिज्म की, भी एक यूटोपिया होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी। तो तो अपने रूल को लेजिटिमाइज किया, लेकिन आप देखोगे तो एंड में लोगों के लिए वो कितना अच्छा था कितना बुरा था वो तो बात की बात है, लेकिन इनकी पावर अपहोल्ड है। जैसे कि अभी चाइना में अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग है, डिस्पाइट द फैक्ट वहाँ पे डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, फिर भी वहाँ पे उन्होंने अपनी पावर को अपहोल्ड किया हुआ है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे तो सिमिलरिटीज क्या है, इनएविटेबिलिटी ऑफ लीड्स, भी कुछ भी हो जाए लीड्स आएंगे और सर्कुलेशन भी होता रहेगा, लीड्स में आपस में सर्कुलेट करते रहेंगे। V1 लीड 1 ने लीड 2 को रिप्लेस किया, आपस में जो सर्कुलेशन चलता रहेगा। और जो लेजिटिमेसी है, ये अपनी जो लेजिटिमेसी, अपने रूल को लेजिटिमेस कैसे करते हैं, आइडियोलॉजी से। तो ये दोनों की थ्योरी में क्या है, अच्छा है। तो बिगेस्ट डिफरेंस जो मैंने बताया था आपका, तो बिगेस्ट डिफरेंस जो है, जो मॉस्का का क्या कह रहा है, जो एलीट हैं उनकी क्या है, स्पिरिट, इंटेलिजेंस, लीडरशिप क्वालिटीज और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। लेकिन प्रेटो की क्या है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलीट्स, और जिसको उसने बताया रेसिड्यू और डेरिवेशंस। डेरिवेशन क्या है, रैशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन, जो उनको पावर को मेंटेन करने के लिए करता है। तो आप देखोगे जो मॉस्का की जैसे स्पिरिट, इंटेलिजेंस, लीडरशिप क्वालिटीज के आप देखोगे लीड्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग। लेकिन आप देखोगे प्रेटो की जो वो है साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, तो वो कैसे है, व्लादिमीर पुतिन में, जो कि एक आप देखोगे उसके पास स्ट्रेटेजिक और कनिंग अप्रोच है। तो इसीलिए आप देखोगे भी वो अभी तक पावर को अप होल्ड करके बैठा है व्लादिमीर पुतिन। इंडिया में देखो वो कब से है, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे। तो अब देखिए उनके बाद देखिए कितना टाइम से, लंबे समय से पावर को कैप्चर करके बैठे हैं। और मार्गरेट थैचर का अगर आप देखोगे, उनकी जो साइकोलॉजी थी, असर्टिव और फोर्सफुल लीडरशिप स्टाइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लीड्स, तो मॉस्का ने जो दो एलीट्स को बता था, पॉलिटिकल क्लास और नॉन पॉलिटिकल क्लास। और प्रेटो की क्या है, फॉक्सज और लॉयंस। तो जो क्लासिफिकेशन भी डिपेंड करती है। सोशल चेंज एंड रेवोल्यूशन, तो जो मॉस्का कहते थे यानी कि ठीक है एलीट स्ट्रक्चर रहेगी, स्टेबल रहेगी और सोशल चेंज आने के कम चांस है, लेकिन प्रेटो कहते भी ऐसा नहीं है। सोशल चेंज एक कॉन्टिन्यूस और नेचुरल प्रोसेस है, तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट होता रहेगा और मे बी रेवोल्यूशन हो जाए, जैसे कि मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में समझाया, रशियन रेवोल्यूशन में समझाया। जैसे कि जहाँ पे आप देखोगे, जिसे मॉस्का ने कहा भी सऊदी अरेबिया में अभी तक जो मनारकी है वो रही, क्योंकि देखिए तो जो मॉस्का की थ्योरी को दिखाते हैं भी एलीट अभी तक उनको रिप्लेस नहीं किया। लेकिन प्रेटो कहते हैं सोशल चेंज आएगा तो रेवोल्यूशन हुई मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जिसमें अरब स्प्रिंग के कारण वहाँ पे जो अथॉरिटेरियन लीडर्स को वो हटाया गया। तो एलिटिज्म वर्सेस प्लूरलिज्म, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो मॉस्का की जो लीड थ्योरी थी वो प्राइमरली एलिटिस्ट थी, वो कहते थे भी एक सिंपल कोहेसिव रूलिंग क्लास है जो डोमिनेट करती है।
तो जो प्रेटो की अप्रोच थी वो कहते हैं मोर प्लूरलिस्टिक थी। तो डिफरेंट डिफरेंट लीड ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके इंटरेस्ट होते हैं, तो एक मोर डायनामिक पावर स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया। तो अगर आप देखोगे जैसे कि मॉस्को का लिटिज्म जो ऑब्जर्व किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी में भी, एक तरह के लोग पूरे उसको जो सिनेरियो को चाइना के डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन प्लेटो को प्लूरलिज्म अगर आप देख सकते हो तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्शन होती हैं, कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो पार्टीज हैं उनमें, तो वो आपस में compete कर रही हैं पावर और इन्फ्लुएंस के लिए। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो अब नेक्स्ट है जो सी राइट मिल्स की जो थ्योरी है, तो उन्होंने पावर एलीट पे बात की यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उन्होंने पावर एलीट्स का कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया। तो उन्होंने बताया जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था भी, कुछ लोग हैं एलीट हैं जो बहुत ज़्यादा पावर अपने हाथ में लेके बैठे हैं। तो ये लोग क्या हैं, वेल्दी हैं, पॉलिटिकल कनेक्टेड हैं, इन्फ्लुएंशियल फैमिली हैं और टॉप लीडर्स बिजनेस, गवर्नमेंट और मिलिट्री। तो उनकी जो बुक थी द पावर लीड, तो उसमें यही बताया उन्होंने भी ये 3 तरह के लीड्स हैं, मिलिट्री लीड्स हो गए, कॉरपोरेट लीड्स हो गए और पॉलिटिकल लीड्स हो गए। तो मिलिट्री लीड, कॉरपोरेट लीड आपस में तीनों मिलके जे अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जैसे कि मिलिट्री लीड क्या करेंगे, कॉरपोरेट आप देखोगे वहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो प्राइवेट प्लेयर बहुत हैं, तो ये लॉबी करते हैं भी आप सामान खरीदो। मिलिट्री लीड भी उस तरह से जो भी रिकमेंडेशन देते हैं, तो आपस में ये एक इनका वो चलता रहता है भी पॉलिटिकल लीड ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे। तो मतलब कुछ भी हो, तो ये क्या है भी आपस में जो अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। कई लोग तो ये भी बोलते हैं भी वहाँ पे जो यूएसए है वो इतने वॉर लड़ रहा है पूरे पैन वर्ल्ड में, तो वो क्या है जो कॉरपोरेट प्लेयर्स हैं वे उनको बेनिफिट करने के लिए, तो कैसा बोलते हैं द वॉर इज आल्सो ए गुड बिजनेस। एक मूवी थी, अयारे मूवी थी, तो उसमें एक डायलॉग होता था भी सर, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा मनोज वाजपेयी से पूछता है, तो अयारे मूवी में पूछता है मनोज वाजपेयी से भी सर इतने हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, यूएन है, ये है, तो कश्मीर का इशू अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ। तो मनोज वाजपेयी वहाँ पे उसको बोलता है सिद्धार्थ मल्होत्रा को, तो वो कहता है कि अगर ये कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया तो कितने लोगों की जो उस पर रोटी जलती है तो वो बंद हो जाएगी। मतलब अब देखो कश्मीर का इशू है, इंडिया भी हथियार खरीद रहा है, पाकिस्तान भी हथियार खरीद रहा है, तो कोई उसको इशू को सॉल्व ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सॉल्व कौन कर सकता है, यूएसए। बट यूएसए को लॉबी कौन कर रही है, ये प्राइवेट कंपनीज जो वेपन बना रही हैं। तो ये भी मतलब इसको इस एंगल से भी आप समझ सकते हो द पावर लीड, मतलब मिलिट्री लीड, पॉलिटिकल लीड और कॉर्पोरेट लीड आपस में मिलके ये काम कर रहे हैं। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। तो आई होप सी राइट मिल की थ्योरी भी आपको समझ आ गई होगी। तो जो क्रिटिसिज्म है, ये कहते हैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने, कह दिया भी ठीक है जी एलीट रहते हैं, एलीट रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने और चीज़ों को बोली गई भी ऐसा नहीं सिर्फ एलीट, अदर भी लोग हैं जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट और जनरल पब्लिक, जो कि जैसा कि हमने अरब स्प्रिंग में देखा, जो अरब रेवोल्यूशन हुई थी, जो स्प्रिंग रेवोल्यूशन हुई थी, भी कैसे इन्होंने सारे जो लोग थे इकट्ठे हो गए और एलीट्स को रिप्लेस कर दिया। इग्नोरिंग प्लूरलिज्म, प्लूरलिस्ट जो थ्योरी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लूरलिस्ट जो बोलते हैं भी पावर क्या है, एक मिनॉरिटी ग्रुप्स के पास नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुई है, तो जो कि पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखोगे इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे कि नेशनल राइफल एसोसिएशन या अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन, तो ये भी कुछ पॉलिसीज को एडवोकेट करते हैं और इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट करती हैं। तो आप देखोगे मतलब, तो ये भी एक तरह का पावर को अपने हाथ में लिया हुआ है इन्होंने। डिटर्मिनिज्म कहते हैं एलीट थ्योरी ना, क्रिटिसाइज किसके लिए करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। विजय कहती है भी एलीट जो होंगे ऑलवेज अपने पावर और इन्फ्लुएंस को मेंटेन करके रखेंगे सोसाइटी में, तो बहुत ही कम स्कोप है भी कोई सोशल चेंज आएगा। बस ये है भी एलीट 1 एलीट 2 को रिप्लेस करेगा, बट सोशल चेंज बहुत कम है और जहाँ कोई नई पावर स्ट्रक्चर, बट ऐसा नहीं है। तो हिस्ट्री ने दिखाया है पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट होती हैं और नए एक्टर्स इमर्ज होते हैं, जैसे कि बराक ओबामा जो कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट थे। तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता भी
जहाँ पे ब्लैक्स के साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है यूएसए में। आप देखोगे कोरोना कोविड के टाइम पे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चली थी, तो भी जहाँ पे जितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एक प्रेसिडेंट जो ब्लैक प्रेसिडेंट पूरे यूएस को वो भी पावर कैप्चर करेगा। तो ये लीड थ्योरी इस फिनोमेना को नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो आप देखोगे मतलब उन्होंने एक टर्म भी नहीं रहे, 2 टर्म वो रहे। नेग्लेक्टिंग द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो आप देखोगे भी जैसे ये एलीट्स है, ये कहते भी एलीट्स अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन सोसाइटी में और भी इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, जो कि एक बहुत अच्छा काम करती है चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए। भी एलीट ऐसा ना हो भी अपने इंटरेस्ट के चक्कर में लोगों का नुकसान करें, तो उनकी पावर पे एक चेक लगाती हैं भी आप इसको नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा जो वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, वाटरगेट स्कैंडल था यूएसए में, तो ये क्या है, ये आप इंटरनेट पे पढ़िएगा, ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्कैंडल है। तो यहाँ पे आप देखोगे जुडिशरी और मीडिया ने जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे रिचर्ड निक्सन, उसको अकाउंटेबल दिखाया था और एंड में उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था। तो एलीट थ्योरी इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकती। लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, तो कुछ एम्पिरिकल एविडेंस भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ऐसे ही बना दिया इन्होंने थ्योरी, बैठे थे भी ऐसा कुछ एविडेंस दो आप। तो मतलब जो पावर डायनामिक्स है तो उसको नहीं समझा सकते जी। जैसे कि अगर आप देखोगे यूएसए में क्या हुआ जब ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के टाइम, तो जो यूएस रिपब्लिक पार्टी थे, मतलब जो ट्रम्प क्या था, एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल लीडर था। तो आप देखोगे मतलब इसका जो वो था, मतलब ये कैसे आ गया, तो ये आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते एलीट थ्योरी से, क्योंकि एलीट क्लास हो चाहती तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ना आते। लेकिन आप देखो उसके ऐसे लगा लो पॉपुलिस्ट पॉलिसी था, उसको कुछ पॉलिसी ने उसको आगे ले आया, तो जो एलीट थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो एलीट थ्योरी जो क्या है, उसमें एंटी डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज हैं, तो वो एंटी डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे एलीट थ्योरी कहेगी भी इनलाइटन एलीट है वो बहुत सही है, जैसे लॉइन फॉक्सेस की बात करते हैं, तो अथॉरिटेरियन रिजीम को वो जस्टिफाई करते हैं। लेकिन आप देखोगे जो अथॉरिटेरियन रजीम्स में जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा वायोलेशन होता है। पॉलिटिकल डिसेंट और फ्रीडम स्पीच जहाँ पे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाती। और उसके अलावा जो टीवी बॉटम और है, टीवी बॉटम और कहते भी लीड सर्कुलेशन जो आप कह रहे हो वो हमेशा नहीं होता। इंडिया में कास्ट सिस्टम था तो ब्राह्मण्स ने लीड्स रहे कम से कम 2000 साल तक। और ऐसा भी नहीं है भी एलीट सिर्फ अपने लिए पावर को कैप्चर करते हैं, अल्ट्रुस्टिक मोटिव्स भी होते हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है महात्मा गांधी जी, मार्टिन लूथर, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। और ये कहते हैं, और अगला क्रिटिसिज्म क्या है, पब्लिक ओपिनियन है वो भी आजकल मैटर करता है और लीड्स को भी सुनना पड़ता है। आजकल तो अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे कुछ भी गलत हो जाए तो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होने लग जाता है, गवर्नमेंट को कई बार वो चीज़ों को सुनना पड़ता है। वाटरगेट, वेस्टरगार्ड और रेसलर कह रहे हैं भी पावर हमेशा उनके हाथ में नहीं रहती जो कि डिसीजन लेते हैं, बट इज विजिबल थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या आते हैं और किसने बेनिफिट लिया उसके पास ज़्यादा पावर है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। तो आई होप आपको जो एलीट थ्योरी है जो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फिर भी आपको क्लास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू क्लास।